श्रावक की कौन सी श्रावक के गुणस्थान मूल में चौथा और पांचवा होता है। पहला, दूसरा, तीसरा ये विख्यात की कैटेगरी में चले जाते, इसलिए उनको श्रावक नहीं कहते हैं। मात्र श्रावक के मूलतः दो ही गुणस्थान है, चौथा और पांचवा। उनमें भी यदि आप और विशेष जानना चाहेंगे तो पांचवा ही है, चौथा भी ऐसे पाक्षिक श्रावक उसमें आ जाता है सामान्य से, और मूल में तो फिर एक और विशेष जानेंगे तो पांचवा ही मात्र है। फिर भी अपन को दो गिन के चलना है, चौथे वाले को भी और पांचवे वाले को भी आपको लेके चलना है। तो ये आपको दो गुणस्थान समझ के चलना है, ठीक है। चलिए भैया जी, और एक पूछना था, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में अपन ने वहां पे भी पढ़ा था स्वस्थान और सातिशय। मतलब नोट्स में मैंने लिखा है स्वस्थान का मतलब आपने बताया था कि जो मिथ्यात्व में ही रचे पचे होते हैं उनको स्वस्थान मिथ्यात्व कहते हैं, और जो सातिशय होते हैं वो कभी न कभी सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्तों को प्राप्त करके आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे गुणस्थान स्वस्थान और सातिशय वाले मतलब जो सम्यक की ओर अग्रसर है। जैसे ये श्रेणी की ओर अग्रसर था इधर सातवें वाला, वैसे यहाँ पर पहले गुणस्थान में जो सातिशय वाला है वो सम्यक दर्शन के अग्रसर है। मतलब वो अंतर्मुहूर्त में तीन करण कर रहा है वो, और तीन करण करके वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। करण वगैरह क्या होते हैं वो अपन थोड़ा सा आगे समझेंगे, कैसे समझिए। स्वस्थान वाला मतलब जो स्वस्थान मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, जो मिथ्यात्व में रचा पचा हुआ, मिथ्या से ऊपर उठने का कोई उसको चांस नहीं, परिणाम नहीं, विश्रुति नहीं है, तो वो हो गया स्वस्थान वाला। और सातिशय वाला जो सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो गया और कुछ ही समय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, ऐसा वो सातिशय वाला हो गया। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से समीर भैया जी ने आज रिवीजन लिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिया है, और कोई भूल चूक नहीं की है, सभी परिभाषाएं भी अच्छे से कराई है। बस हमको रिवीजन करते समय इतना लेना है, इतना समझना है कि कोई एक ही विषय नहीं लेना है, थोड़ा सा सभी विषय आ जाए, मतलब जो भी है अपने, क्योंकि अभी अपना क्लास को पेपर होने वाला है ना, तो सभी विषय चल जाए तो अच्छा है। और जब अपन एक विषय पे टॉपिक चल रहा हो तब अपन को एक ही विषय लेना है। जब एक विषय पे चर्चा हो रही हो तो एक विषय पे करना है, और कभी पेपर का समय आए तो अपन लोगों को सामूहिक रूप से सारे विषय ले लेना है, जो जिसमें सभी विषय कवर हो। बहुत अच्छे तरीके से आपने लिया। चलिए कल आप चलिए छोटा सा डिस्कशन ऑन कर लेते हैं। कल पेपर है आप लोगों का, तो कितने लोग एग्री हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास मैसेज आए हैं कि भैया जी हम कल मतलब देने की योग्य नहीं है, परसों आप ले लेंगे तो हम दे दें मंगलवार के लिए। तो फिर एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा, फिर किसी कोई दिक्कत तो नहीं। मंगलवार के लिए कितने लोग हाथ एड्रेस कर देंगे कि हाँ ठीक है चलेगा, फटाक से एड्रेस करेंगे मंगलवार को। कल सोमवार है और उसके जस्ट दूसरे दिन सभी ने लगभग एड्रेस। समीर भैया आप नहीं दे पाएंगे क्या? समीर भैया आप मंगलवार को अवेलेबल नहीं है क्या? और सभी ने लगभग उठा दिया। मुझे कभी भी चलता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेरणा जी आप नहीं दे पाएंगे क्या मंगलवार को? भैया जी मैं दे तो दूंगी, पर मेरा जो सब्जेक्ट ड्यू चल रहे हैं ना, तो उनको मुझे एक बार रिवाइज करना है। एक मुझे कक्षाएं भैया जी मुझे कक्षाएं के बारे में समझना है, वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान वाला। एक मिनट पहले अपन सबसे क्लियर कर लें। सुजाता दीदी आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई, तो फिर आप एड्रेस करिए फटाक से। अब दीदी जो दे भैया जी वंदना, मैं तो नहीं मैं तो किसी भी समय दे सकती हूँ, मंडे ट्यूसडे चाहे जब भी लें, सब में एग्री। अच्छा तो एड्रेस महाराज जी आ रहे हैं ना कल हमारे यहाँ।
कौन तो कल आ रहे हैं, परसों की बात है हमें तो कल से। और महाराज जी रात में थोड़ी ना मिलेंगे, दिन में आएंगे। हाँ, रात की विषय है, पेपर तो रात में होने वाला है, दिन में कोई चांस नहीं है। फिर ये फटाक से और किसको दिक्कत है? शीतल दीदी आप, अच्छा ठीक है, शीतल दीदी भी दे देंगे मंगलवार को। और सस्ती दीदी आप दे सकती हैं, एड्रेस कर ले, जो भी दे सकती हैं, फटाक से, बार बार कहना ना पड़े। अमन भैया आपने, अच्छा अमन भैया, प्रेम दीदी, परमश्री दीदी आप दे सकती हैं मंगलवार को पेपर, फटाक से एड्रेस करें। 2 दिन गाँव जाना है, फंक्शन है इसलिए। लो, फंक्शन रात में कि दिन में? वहीं पर रहना है भैया जी। कोशिश करती हूँ। मैं मोबाइल तो साथ में ले जाओगी? मोबाइल भैया जी वाईफाई में कहाँ चलता है। अच्छा अच्छा, धनश्री दीदी आपको कोई प्रॉब्लम? एड्रेस कर लीजिए, दे सकती हैं। तो शशि दीदी आपको कोई प्रॉब्लम? तो नहीं दे पाएंगे, उनको थोड़ा सा फैमिली में ये वृद्धि आई है, कोई दिक्कत नहीं। आदिश भैया आप एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आदिश भैया, चलिए, जो दे सकते हैं, काफी लोग हैं, जो नहीं दे सकती फिर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। प्रारंभ करते हैं अपना विषय। आवाज सबको आ रही है? आ रही हो तो हैंड ओपन करेंगे। चलिए, रिवीजन चल रहा है अपना सभी विषयों को, क्योंकि कल लगभग आपको कल एक ऑब्जेक्टिव पेपर मात्र रहेगा आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से, और 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ऑप्शन ही रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन सारे घूमे फिरे रहेंगे, जो पढ़ लिए सभी वही है, और वो थोड़े से घुमा फिरा करके दिए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उत्तर दिया है, आंसर पूछा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल 4, 500 धनुष ऊपर होता है, तो ये समूचरण, ये नहीं पूछा कि समूचरण कितने ऊपर होता है, ये पूछा 500 धनुष ऊपर होता है तो समूचरण। ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन है, लगभग आपको 1 घंटे का टाइम, लगभग 45 मिनट, 1 घंटे तो नहीं मिलेगा, 45 से 48 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो पेपर रहेगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। उसमें ऐसा सिस्टम रहेगा कि आप दे नहीं सकते हो, डबल कोई भी नहीं देगा। बहुत सारे लोग डबल डबल पेपर देते हैं। डबल पेपर जिनका भी आएगा उनका ना पहला मान होगा ना दूसरा मान होगा, उनको हटा दिया जाएगा, उसको कोई मान्यता नहीं रहेगी। ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास अपनी रिवीजन को। अपना विषय चल रहा था तीर्थंकरों का। तीर्थंकर लगभग आप लोग सभी चीज समझ गए होंगे। 3 लोक होते हैं अपने यहाँ पर, है ना, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। पहले अपन ने समझी थी आकाश के 2 भेद हैं, एक लोकाकाश, दूसरा है आलोकाकाश। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको हम लोग लोकाकाश कहते हैं। जहां पर मात्र ओनली आकाश द्रव्य ही पाया जाता है उसको हम लोग आलोकाकाश कहते हैं। आलोकाकाश कहाँ पर है, लोकाकाश कहाँ पर है? तो 6 द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं उसको हम लोग, और आलोक लोकाकाश के बाहर जितना शेष आकाश बच जाता है हम लोग कहते हैं आलोकाकाश। जैसे मान लीजिए कि आपका घर जितना बना हुआ है उसको हम अपना घर कहते हैं, उसके बाहर जितना ऊपर छत पे आप चलेगा, छत के ऊपर तो आपका कुछ है नहीं है, तो वो आपसे विपरीत हो गया। वैसे ही जहां तक हम लोग 6 द्रव्यों को देखते हैं, देख पाते हैं, या जहां पर 6 द्रव्य स्थित रहते हैं उसको हम लोग लोकाकाश कहते हैं। उसके बाहर जो शेष आकाश बचता है वो आलोकाकाश है। वहां पर कोई द्रव्य नहीं है, मात्र एक शुद्ध आकाश द्रव्य ही पाया जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं लोकाकाश में, क्योंकि आलोकाकाश में तो हमारा कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग लोकाकाश में कहाँ रहते हैं ये पहचान करेंगे तो क्या बताएंगे, लोकाकाश में आप कहाँ रहते हैं। तो फिर हम लोकाकाश के 3 भेद,
फिर हम लोग 3 वेद करते हैं। पहला है ऊर्ध्वलोक, फिर है मध्यलोक और अधोलोक नीचे। तो इन तीनों में से कहाँ रहते हैं हम लोग? बीच वाले हिस्से में मध्यलोक में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब भी रिवीजन हो और आप उत्तर दें, जैसे भैया भी पूछ रहा था आपसे, तो आपको उत्तर देते समय वीडियो ऑन करके उत्तर देना है। पता नहीं कि आप देख देख करके पढ़ते जा रहे हैं, तो देख देख करके थोड़ी ना कुछ होगा। आपको यहाँ पर जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए, तब तो पढ़ने का अवसर है। नहीं तो पुस्तक खोल के भी पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जब भी आपको उत्तर देना है, आपको बिना देख करके प्रयास करना है देने का। थोड़ा बहुत देख लो चल जाएगा, है ना? पर वो कहते हैं ना कि नकल भी करो तो अकल लगा के करना। भैया जी समझ ना पाए कि देख लिया कि नहीं देख लिया। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आगे चलते हैं। तो ये 3 लोकों में से मध्यलोक में हम लोग रहते हैं। मध्यलोक में असंख्य द्वीप, समुद्र है, ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर पहला द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र। ठीक है, ये उंगलियों को देखते जाइए। ये 7 क्षेत्र, यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7। ठीक है, इनमें से हमें ये बंद कर लेना है। अब कितने बचे आपको? कितने दिख रहे हैं? मात्र 3 दिख रहे हैं। ठीक है, 2 जो हमारी छोटी छोटी उंगलियां ये समान दिख रही हैं और एक थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो ये 3 कर्म भूमियां हैं। मध्यलोक जम्बूद्वीप में मात्र 3 ही कर्म भूमियां हैं। कौन कौन से नंबर की हैं? तो पहले नंबर की है, चौथे नंबर की है और 7वें नंबर की है। राइट, हो गया। ये 3 ही कर्म भूमियां, बाकी जितनी थी वो सब भोग भूमि है। हमें तो कर्म भूमि गिनना है अभी। तो हमने पहले नंबर की कर्म भूमि है, फिर चौथे नंबर की विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है और ऐरावत क्षेत्र, ये तीनों कर्म भूमियां हैं। ये दोनों कर्म भूमियां जो है वो समान है। जैसा भरत क्षेत्र में होता है वैसे ऐरावत क्षेत्र में होता है, समान है। पर ये जो चौथे नंबर की है, जिसका नाम क्या है? रीति रीति क्या नाम है? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र, हाँ ऐसा ही। नहीं तो हमने पूछा कि प्रीति दीदी क्या नाम, वो कहने लगी प्रीति दीदी नाम। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? विदेश क्षेत्र नाम। तो विदेश क्षेत्र इतना बड़ा है कि जिसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 विदेश क्षेत्र बन सकते हैं। 32 भरत क्षेत्र बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 32 बन सकते हैं। ठीक है, विदेश क्षेत्र कितना बड़ा है? तो भरत क्षेत्र जो पहला नंबर का था, इसके बराबर यहाँ पर 32 भाग बन सकते हैं। इसलिए जब हम लोग डिफाइन करेंगे, भेद करेंगे, तो इसके 32 भेद हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो 3 कर्म भूमियां हमारे जम्बूद्वीप में हुई, फिर इससे डबल कहाँ पर हो जाती हैं? धातु खंड में। तो वहां पर कितनी हो जाएंगी? 3 की डबल 6। फिर पुष्करार्थ में भी कितनी हो जाएंगी? 6। ये सारी चीजें अपन लोग पहले बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, ये सब चीजें आपको आ गई हैं। तो 3 जम्बूद्वीप की, 3 घातकी खंड की, 3 पुष्करार्थ, 6 घातकी खंड की और 6 पुष्करार्थ की। टोटल मिलाएंगे तो 15 कर्म भूमि हो जाती है। ठीक है, फिर हमें मात्र इतना समझना है कि विदेश क्षेत्र जो है, जब भेद करेंगे तो विदेश क्षेत्र के 32 भेद हो जाएंगे। तो हम 32 कर्म भूमियां गिन लेंगे भेद करने पर। सामान्य से तो 15 कर्म भूमि हुई, पर अब भेद कर लिया हमने, तो 1 कर्म भूमि, 2 कर्म भूमि और इसकी 32 कर्म भूमि। तो टोटल कितनी हो गई? 32, 33 और 1 34। जम्बूद्वीप में 34 कर्म भूमियां हो जाती हैं भेद करने पर। ठीक है, तो 34 कर्म भूमियों में 34 तीर्थंकर हो सकते हैं। ठीक है, अब जब 34 हमारे जम्बूद्वीप में हुई, तो 34 से डबल धातु खंड में हो गई। कितनी हुई? 68। और पुष्करार्थ में भी इतनी हुई, 68। जम्बूद्वीप की 34, फिर धातु खंड की 68 प्लस पुष्करार्थ की 68 इज टू बराबर कितनी हो गई है? 170 कर्म भूमियां हो जाती हैं। इन 170 कर्म भूमियों में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक बार हैंड ओपन कर देंगे। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं।
आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, मतलब सबको समझ में आया। चलिए अपन अब कर्म भूमियों के साथ तीर्थंकरों को भी इसी प्रकार से लगाना है। जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर हो गए? आ रहा है? हाँ चलिए, अब जहाँ मैंने 34 कर्म भूमियां बना ली है जम्बू द्वीप में, तो 34 तीर्थंकर हुए। घाटी खंड में 68 तीर्थंकर होंगे और पुष्करार्थ में 28 तीर्थंकर होंगे, टोटल मिलाकर 170 चीजों को कल हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से समझा था पूरे 1-1.5 घंटे की क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का विषय हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भैया जी एक प्रश्न आपने लिखवाया था कि पुष्कर द्वीप को पुष्कर द्वीप क्यों कहते हैं, इसका आंसर रह गया था भैया जी। कल रेणु दीदी ने आपको बताया था कि पुष्कर वरद्वीप नाम, उसका पूरा नाम क्या है? पुष्कर वरद्वीप। पुष्कर वरद्वीप ये पूरा नाम है, पर उसके बीच में एक सुमेरु पर्वत आ गया। सुमेरु पर्वत नहीं, सॉरी, उस मानसोत्तर पर्वत आ गया है। ये बीच में जैसे ये उंगली आई है वैसे ही उसमें क्या आ गया? मानसोत्तर पर्वत आ गया। तो वो 2 भागों में बढ़ गए, इधर का और इधर का, आधा आधा। तो इस साइड का जो भाग है, पीछे का साइड का, वहां मनुष्य नहीं जा सकती है, वहां कर्म भूमियां नहीं है। आधा जो शेष भाग इधर का है उसमें ही हम लोग कर्म भूमियां होती हैं, वहीं तीर्थंकर होते, तो आधा लेते हैं। इसलिए हम लोग उसको पुष्कर वरद्वीप की जगह हमने क्या ले लिया? पुष्करार्ध, मतलब पुष्कर आधा, पुष्कर प्लस अर्ध, अर्ध मतलब पुष्करार्ध हो गया, तो आधा ले लिया हमने। इसीलिए कहते हैं 2.5 द्वीप। जम्बू द्वीप पूरा ले लिया, 1 हो गया, फिर घाटी खंड पूरा ले लिया, 2 हो गए, प्लस आधा पुष्करार्ध, तो आधा और 2 2.5, ऐसे मिलाकर 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियां होती हैं और 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। और कोई जिज्ञासा? वंदना भैया जी, जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, तो घाटी खंड और पुष्कर द्वीप में भी 7 क्षेत्र होते हैं। वहां डबल डबल हो जाते हैं, 2 बार, 2 बैराबाद, 2 ऐसे करके वहां पे 14 हो जाती है, सब डबल हो जाता है। वंदना भैया जी। हाँ पूछिए। मराठीत विचारते, मला ते हिंदी विचारते। भरत, वीर्य आणि ऐरावत सोडून ते बाकीचे आहेत ना, ऐरण्यवत, रम्यक, तिथं कायमच असं भूभूमी असतंय काय? कायम कायम परमानेंट परमानेंट कर्म भूमिया है, वहां पर भूमि है परमानेंट, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 ही क्षेत्र है जहाँ परिवर्तन होता है, भरत एंड ऐरावत क्षेत्र, वहीं पर परिवर्तन है और कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं, कायम है हमेशा, अंधेरा कायम रहेगा। ऐसे ही वहां पर भूमि कायम रहती है हमेशा। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। ये है ना अनंतानुबंधी प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान, ये अभी इसकी क्लास ले रहे तो हमने परिभाषा लिखी नहीं, आप बताइए ना इनकी। अच्छा, अभी तो बता रहे थे, भैया पूछ रहे थे, सम्मित भैया जब नहीं हम लेट के आए, पूछ रहे थे पर लिख नहीं पाए भैया, जल्दी जल्दी बोल रहे थे जो। भैया जी जैसे ये फिर ये जैसे ये आपने 3 खंड भैया जी जैसे आपने ये 3 खंड लिखवाए ना, तो फिर ये आर्य खंड और ये मलेच खंड कहाँ पे होते हैं? ये भी इनमें ही अंदर आते हैं या अलग से कहीं होते हैं? पहला हमें ये नियम याद रखना है कि किसी का विषय चल रहा हो तो बीच में हमें बोलना नहीं है। पहला हमें ये अपने रूल्स थोड़े से याद रख के काम करना है। और चंदा दीदी का जो प्रश्न है मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, पहले विजेता दीदी का छोटा सा जवाब इसलिए मैं वो दे दे रहा हूँ। हमने 7 क्षेत्रों को समझा, ठीक है विजेता दीदी, 7 क्षेत्रों को हमने समझा है। उनमें जो पहला है भरत क्षेत्र, ये भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में ही 6 खंड होते हैं, एक आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड। तो हम लोग आर्य खंड में रहते हैं और मलेच्छ खंड में मलेच्छ लोग रहते हैं। ये भरत क्षेत्र में ही सब कुछ है, ठीक है।
इसको हम लोगों को खंडमा नहीं ले जाना है, ये तो मात्र भरत क्षेत्र के छोटे छोटे भाग हैं। एक आर्यखंड बढ़ जाता है, बाकी 5 मलेच्छ खंड में चले जाते हैं। तो हम लोग आर्यखंड में रहते हैं, मलेच्छ खंड 5 हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें मलेच्छ लोग रहते हैं। हमारा भारत क्षेत्र जो है 526 6/19 योजन का है। वो विषय अपन लोग जब विस्तार से 3 लोग का वर्णन समझेंगे तब समझेंगे। चंदा दीदी, आपका जो विषय है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचुलन का, ये थोड़ा सा आप लोग कोमल भैया आप बताएंगे। चारों की परिभाषाएं दीदी को लिखवाइए अच्छे से तरीके से समझा। भैया जी वंदना, और एक बार पूछ लीजिए प्लीज प्रश्न ये 4 कसाय अपन ने समझी थी ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचुलन, इन चारों की डेफिनेशन दीदी को लिखवा दीजिए संक्षेप में। ओके, अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय और संचुलन कषाय, ये 4 कषाय होते हैं, 4 टाइप के। तो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो अनंत काल तक रहती है। और हाँ रेणु जी कुछ बोल रही है, म्यूट है आप। नहीं भैया, मैं अपने में डेफिनेशन रिवाइज कर रही हूँ। हाँ ओके ओके। तो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो अनंत काल तक रहती है। और ये पहले गुणस्थान में जो जीव रहते हैं उनको ये लागू होता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में जो रहते हैं जीव उनको ये लागू होता है। तो उसके बाद आता है प्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय। तो अप्रत्याख्यान कषाय जो है वो सम्यक दृष्टि जो लोग है उनको, जो जीव है उनको लागू होता है। और इसका जो है 4थे गुणस्थान तक जो जीव रहते हैं 4थे गुणस्थान में, उनको ये लागू होता है। उसके बाद अप्रत्याख्यान का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि जो आधा, जिसको एक देश व्रत का जो पालन नहीं करते हैं, जो उनको ये कषाय हो जाता है अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान कषाय जो है वो एक देश व्रत जो पालन करते हैं, नहीं तो जो व्रत एक देश व्रत पालन करते हैं उनको प्रत्याख्यान कषाय होता है। और ये जो कषाय है 5वें गुणस्थान तक लागू होता है। और ये कषाय, उसके बाद संचुलन कषाय है वो मुनि महाराज को वो होता है और ये यथाख्यात चारित्र का घात करता है। वैसे दूसरे कषाय भी जैसे पहला कषाय है वो सम्यक दृष्टि का घात करता है और सम्यक इसका चारित्र का घात करता है। मैं यही समझा पा रहा हूँ जी। बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास किया आपने। बस परिभाषाएं बताना था, बाकी आपने किसके पास क्या होता है ये बहुत अच्छा, फिर भी कम से कम रिवीजन हुआ है सबका। परिभाषाओं को बताना है। अस्मिता दीदी आप बता दीजिए। वंदना भैया जी, जो अनंतानुबंधी कषाय होता है वो अनंत संसार का अपना भ्रमण करवाने का कषाय होता है, जिसमें अपन ने तीव्र कषाय करके फिर ये इस कषाय का बंद होता है। इसमें हम संसार में भ्रमण ही करते रहते हैं। इसलिए मतलब अनंत सालों तक अपन ये कर्म मतलब करते ही रहते हैं, इससे कुछ छुटकारा नहीं मिलता, इसीलिए अनंतानुबंधी कषाय इससे बोलते हैं। दूसरा प्रत्याख्यान कषाय, इसमें अ का मतलब नहीं होता है, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग होता है, जिसमें पूर्ण रूप से ना
त्याग नहीं होता, उसको एक देश त्याग भी बोलते हैं, जिसमें त्रस्त हिंसा का तो नियम से नहीं, पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है। ऐसे समझाना है जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो वो सामने वाला लिख सके। नहीं कष्ट नहीं, आराम से बोलिए, आप तो सामने वाला लिख सके, ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं जैसे, ऐसे समझाइए। जी भैया जी। तो अप्रत्याख्यान मतलब मतलब नहीं और प्रत्याख्यान मतलब त्याग होता है, जहाँ पर न पूर्ण रूप से अपने पापों का त्याग होता है, ना पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से त्याग भी नहीं होता और करते भी रहते हैं। इसीलिए उपदेश पापों का जहाँ पे त्याग होता है उसको अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। ये लगभग सम्यक दृष्टियों के पास ये कषाय होती है। तो ये जी कोमल भैया म्यूट कर लीजिए। उसके बाद आएगा प्रत्याख्यान कषाय, जहां पर एक देश पापों का त्याग होता है। एक देश पापों का त्याग मतलब क्या है कि त्रस्त जीव का हिंसा का नियम से उनका त्याग होता है, लेकिन स्थावर जीव हिंसा का उनका त्याग नहीं होता। ऐसा कुछ नियम नहीं होता, उनको करना पड़ता है। जैसे कुछ काम में कुछ हो जाता है ना, काम करने में कुछ जीवों की हिंसा हो जाती है, तो उसका नियम नहीं होता। खाना बनाते वक्त या कपड़े धोते वक्त कुछ हम जो जरूरत की कामें करते हैं, उसमें जो भी हिंसा होती है, उस स्थावर जीवों की हिंसा उसका नियम से उनका त्याग नहीं होता है। और प्रत्याख्यान कषाय जो होती है वो 6 महीने तक चलती है। मतलब 6 महीने के बाद भी अगर चली तो वो अनंतानुबंधी में जाएगा। 6 महीने में अगर आपने वो कषाय छोड़ दी और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर दिया तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। प्रत्याख्यान कषाय जो है 15 दिन तक चलती है। ये होती है व्रती लोगों के पास, जैसे दूसरी प्रतिमा से लेकर एलक, शुल्लक, शुल्लिकाय जी और आरिका माता जी उनके पास ये प्रत्याख्यान वर्णीय कषाय होती है। ये इसका समय 15 दिन का होता है। लास्ट में जो आता है वो संज्वलन। संग का मतलब होता है सम्यक और ज्वलन का मतलब होता है पीड़ित। मतलब सम्यक जो इसमें जो कषाय थोड़े थोड़े रूप में उदय आते हैं ना, वो यथाख्यात चारित्र का घात करती है या फिर सम्यक्त्व का घात करती है। इस कषाय का टाइम पीरियड है अंतर्मुहूर्त में, मतलब 48 मिनट्स तक। इसमें अगर आपने इस कषाय पे विजय प्राप्त कर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप उसके फिर प्रत्याख्यान में आओगे, उसके बाद अप्रत्याख्यान में और फिर अनंतानुबंधी में भी आ सकते हैं। ये संज्वलन कषाय जो होती है वो मुनि महाराजों के पास रहती है। सही बताया भैया जी? बहुत अच्छा। चंद्रा दीदी आपको समझ आया ना? जो उनका बंद कराती है अंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान का मतलब नहीं, अप्रत्याख्यान मतलब क्या? तो जहाँ पर पापों को किसी प्रकार से त्याग नहीं होता है, ये जो त्याग नहीं करने देती वो प्रत्याख्यान कषाय। प्रत्याख्यान कषाय जो सकल संयम को गायब करती, सकल संयम नहीं होने देती, वो प्रत्याख्यान कषाय। संजुलन जो सम और जुलन मतलब सम्यक प्रकार से, ज्वलन मतलब कि पीड़ित रहती है, मंद मंद कषाय जहाँ पर उदय रहती है उसको संजुलन कषाय हम कहते हैं। ऐसे अपन लोग लगा सकते संक्षिप्त में। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? भैया जी ये तो पता है कि